नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर का सॉइल साइंस का अंतिम लेक्चर पढ़ने वाले हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो निमराज सुंडा जी की बुक में जो सॉइल साइंस का सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है उन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और यह लेक्चर के बाद जो हमारा सॉइल साइंस है ये कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले मैंने एग्रीकल्चर पूरा पढ़ा दिया है जो जर्नल एग्रीकल्चर था। उसके बाद इसमें फिर मैंने एग्रोनॉमी पूरा पढ़ा दिया है जितना भी उस बुक में था। इसके साथ साथ ये सॉइल साइंस चल रही थी जिसमें ये सॉइल साइंस ख़त्म हो जाएगा। आने वाला जो अगला लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम हार्टिकल्चर शुरू करने वाले हैं जैसा कि बुक में स्टार्ट हो रहा है, तो फिर हार्टिकल्चर पढ़ेंगे। फिलहाल आज के जो लेक्चर है इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉइल साइंस के जो कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो ऐसे समझो कि एक एक शब्द की जो कुछ चीज़ें हैं उनकी हम डिफिनेशन समझेंगे, इनका क्या मतलब होता है और इसको कैसे याद किया जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहला जो हमारा वर्ड मिला हमको वो मिला कटेना। कटेना का क्या मतलब होता है? एन एब्सोल्यूट टर्म फॉर ए सीक्वेंस ऑफ सॉइल्स विदिन ए सॉइल जोन डिराइव्ड फ्रॉम similar parent material, climatic and age, but having different soil characteristics due to variation in relief and in drainage। कहने का मतलब ये है कि जैसे इमेजिन करो कि एक खेत है, ठीक, इसको कायदे से जो मैं बता रहा हूँ उसको सिचुएशन को अब इमेजिन करते रहना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इमेजिन करो कि एक खेत है पूरा लंबा चौड़ा, ठीक, उस खेत के बीच में एक तालाब है, ठीक। तो क्या होगा कि जो ढलान होगी, स्लोप होगा जो, वो तालाब की तरफ है। अब जब बरसात होगी तो क्या होगा कि पानी खेत में जब बरसेगा तो पानी धीरे धीरे बह कर के उसी तालाब के अंदर जाएगा। अब जब तालाब के अंदर वो पानी बहकर जाएगा तो जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनको भी बहाकर धीरे धीरे ले जाएगा। तो इसमें दो तीन चीज़ें होंगी। एक तो जो सबसे महीन सॉइल पार्टिकल होगा वो बहेगा, जो सबसे हल्का सॉइल पार्टिकल होगा वो बहेगा, और इसके साथ साथ जो बहुत अच्छे से अटैच नहीं होगा, एक दूसरे के साथ कायदे से ज्वाइंट नहीं होगा, वो सॉइल पार्टिकल बहेगा, ठीक। अलग अलग तरीके के सॉइल पार्टिकल बहेंगे। इससे क्या होगा कि खेत में जितनी भी जगह हैं सब जगह से सॉइल पार्टिकल बहेंगे। कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं उस हिसाब से चीज़ें बहेंगी और बह के उस तालाब में पहुंचेगा। इस तरीके से कंडीशन जब बार बार होती रहेगी साल दर साल, तो क्या होगा कि जो खेत के बिल्कुल बीचों बीच में जो तालाब था उस तालाब में जो छोटे पार्टिकल हैं सॉइल के वो सब आ जाएंगे, और जो खेत बचा है चारों तरफ उन चारों तरफ खेतों में बड़े पार्टिकल बचे रहेंगे। अगर हम दूसरी भाषा में बोलें तो क्ले मिट्टी या चिकनी मिट्टी जो क्ले सॉइल होती है, जो महीन कण होते हैं वो बहकर तालाब में आ जाएंगे और जो सैंडी पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर रह जाएंगे। अब अगर हम ध्यान से देखें तो सॉइल जो ये बनी है, पूरे खेत की सॉइल जो बनी थी एक ही पेरेंट मटेरियल से बनी रही होगी। सबकी क्लाइमेटिक कंडीशन भी सेम है, पूरे खेत में धूप छांव बरसात सब एक जैसा हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी कंडीशन सबकी अलग हो गई सॉइल की। क्यों? क्योंकि उनमें ड्रेनेज सिस्टम कुछ अलग हो गया और उनमें थोड़ा सा वेरिएशन हो गया स्लोप की वजह से, पानी की बहाव की वजह से। इस वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं पुअरली ड्रेन्ड पीट सॉइल है, यहाँ पर एलुवियल सॉइल है, यहाँ मॉइस्चर वाली सॉइल है, और यहाँ बिल्कुल थिन सॉइल है, बहुत पतली, क्योंकि इधर ढलान ज़्यादा है, यहाँ पर सॉइल इरोजन ज़्यादा हुआ है, यहाँ पर लेटराइट सॉइल है। समझ गए? तो इस तरीके से है एक ही पेरेंट मटेरियल के बने हुए सब सॉइल, जितने सॉइल है सब एक ही पेरेंट मटेरियल का बना है, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन इस वजह से आ गया क्योंकि इनमें ढाल था और पानी एक जगह से दूसरी जगह पर बह के जा रहा था। या ऐसे कह सकते हो कि क्रॉप भी अलग अलग ग्रो होगी। जैसे इस जगह पर हम क्रॉप नहीं ग्रो कर सकते, क्रॉप यहाँ ग्रो करोगे या तो यहाँ करोगे या तो यहाँ करोगे।
अगर सूखा पड़ेगा तो यहाँ इस जगह पर नहीं हो पाएगी कोई फसल, और अगर ज़्यादा पानी बरसेगा तो यहाँ फसल नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पानी भर जाएगा। ठीक, इस वजह से इनकी थोड़ी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाती है, इसी को हम बोलते हैं कैटेना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कैलेज। ए पेडोलॉजिक लेयर नियर द सरफेस मोर और लेस सीमेंटेड बाई सेकेंडरी कार्बोनेट ऑफ Ca2 and magnesium precipitated from the soil solution। कहने का मतलब ये है कि ये जो हाथ में लिया हुआ है, आपने देखा होगा कि जब सॉइल के अंदर जब हम खेत में बोरिंग करवाते हैं, नल गलवाते हैं या कुआं खुदवाते हैं, तो हमको एक सॉइल मिलती है। उस सॉइल में बड़े बड़े बजड़ीले कंकड़ होते हैं, इस टाइप के बड़े बड़े कंकड़ निकलते हैं, इन्हीं को हम क्ले बोलते हैं। ये क्या होता है, ये एक पेडोलॉजिकल टाइप की लेयर होती है सॉइल के सरफेस के अंदर, और ये एक तरीके से सीमेंटेड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने सीमेंट के पाउडर ज़मीन के अंदर रखे थे जो मॉइस्चर पाकर टाइट हो गया है, ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। बेसिकली ये होते क्या हैं, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स होते हैं जो कि ये जम जाते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं अगले टर्म की। अगला जो टर्म होता है वो है क्लोड। क्लोड क्या कहते हैं, इसको सबसे शुद्ध और देहाती भाषा में इसको कहते हैं ढेला। समझ गए, खेत में हम जुताई करते हैं तो जुताई करने पर जो बड़े बड़े ढेले निकल जाते हैं, इन्हीं को हम लोग ढेला कहते हैं। हमारे इधर यूपी में इसको ढेला कहते हैं। यूपी मतलब अयोध्या, और अयोध्या का जो रीजन है, इसके आसपास का रीजन, उसको ढेला बोलते हैं। मतलब ये ऐसा होता है, ढेले का ऐसे मतलब है कि अगर खेत में नमी है, आपने खेत में से मिट्टी उठाई और उसको हाथ में रख के इसे कायदे से दबाया, तो क्या होगा, मिट्टी आपस में चिपक जाएगी और लड्डू जैसा बन जाएगी। उसको हम क्लॉड बोलते हैं। खेत में जब हम जुताई कर रहे होते हैं तो जुताई करते समय अगर खेत में मॉइस्चर की कमी है तो भी ढेला निकलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लॉड। इट इज़ एन आर्टिफिशियल प्रोड्यूस्ड compact coherent mass of soil ranging in size from 2 to 200 मिलीमीटर। कहने का मतलब ये है कि ये जो क्लोड होता है ये 2 मिलीमीटर से लेकर 200 मिलीमीटर के आसपास तक का होता है। समझ गए, ये छोटे से लेके बड़ा तक का होता है। मतलब खेत में जुताई करते हैं जो ढेला निकलता है उसी को यार इंग्लिश में क्लोड कहते हैं। क्रोटोवीनिया क्या होता है, क्रोटोवीनिया, it is a typical kind of channel in the soil horizon produced by the action of earthworm and other animals and is filled with organic matter and or organic form another horizon। बात समझना ध्यान से, जब किसी खेत में केचुए रहते हैं, ज़्यादा मात्रा में केचुए रहते हैं, तो केचुए क्या करते हैं कि ज़मीन के अंदर की जो मिट्टी होती है उसको वो बाहर ले आते हैं, और जो बाहर के ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, फसल के जो रॉ मटेरियल बच गए रहे होते हैं, उन सबको वो ज़मीन के अंदर लेके चला जाता है। तो इस तरीके से बन जाता है। मतलब ये ऑर्गेनिक मैटर है, ये ज़मीन के ऊपर था लेकिन केचुए लाके इसको अंदर कर दिए और अंदर वाली मिट्टी को ऊपर कर दिए। इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सर्किल और ये रिंग और ये जिगजैग टाइप का स्ट्रक्चर, ये सब केचुए के खोदने की वजह से बना है। इसी को हम बोलते हैं क्रोटोवीनिया। इसके बाद अब हम बात करते हैं कैट क्ले की। कैट क्ले इज ए क्ले सल्फेट, ये क्ले सल्फेट होता है। हुच साइन लाइक ए कैट आई, जो कि बिल्ली की आंख जैसा चमकता है। बिल्ली की आंख अगर आप देखें तो बिल्ली की आंख बिल्कुल इसी कलर की होती है, इसी वजह से इसको कैट क्ले बोलते हैं। ये इसका कलर इस वजह से क्यों होता है, क्योंकि इसमें सल्फेट पाया जाता है, इसी वजह से इसका कलर ऐसा होता है। अगर आपने सल्फ़र देखा हो तो सल्फ़र भी लगभग इसी कलर का होता है। सल्फ़र थोड़ा और क्लीन कलर का होता है, मतलब जितना ये है उसी कलर का होता है, लेकिन थोड़ा और क्लीन होता है। जैसे में हल्का से ये ब्लैकिश कलर है, उसमें नहीं होता है। तो अगर आपने सल्फ़र देखा हो तो उसी कलर का है, इसीलिए सल्फेट है। समझ गए, सल्फेट इसमें पाया जाता है, इसलिए इसको कैट क्ले बोलते हैं। कैट के जो आँख होती है उसके आकार का, मतलब उसके कलर का होता है। वेट कैट क्ले हैव हाई अमाउंट ऑफ सल्फर, जो मतलब गीली मिट्टी होती है, गीली कैट क्ले होती है, उसके अंदर सल्फर ज़्यादा होता है।
in reduced form that upon being drained became extremely acid due to oxidation of sulfur compound and formation of sulfuric acid। बात समझना, क्या होता है कि जब ये इस तरीके की मिट्टी जब तक ये गीली रहती है, तो जब तक ये गीली मिट्टी रहती है तब तक इसके अंदर क्या पाया जाएगा, सल्फर पाया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इसका सूखने लगेगा, जैसे जैसे इसकी मॉइस्चर कम होने लगेगी, वैसे वैसे इसकी एसिडिटी बढ़ने लगेगी, क्योंकि जो सल्फर होगा वो सल्फर ऑक्सीजन के साथ संपर्क करके ऑक्सीडेशन हो जाएगा सल्फर का और बना लेगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी हाईली एसिडिक सॉइल हो जाती है। अगर इसके हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तो इसको लोग फोड़ फोड़ के खाते हैं, क्योंकि ये कैसा हो जाता है, बिल्कुल खट्टा सा हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से ये खट्टी खट्टी टाइप की सॉइल होती है, समझ गए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कैट क्ले बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सोलम की। अ होराइजन A+B कंबाइंड नोन एज सोलम और ट्रू सॉइल। इसको हम शुद्ध सॉइल इसी को बोलते हैं, क्योंकि जो सबसे ऊपरी सरफेस होती है वहाँ पर तो अनडिकम्पोज्ड मटेरियल पड़े रहते हैं, जैसे कि पौधे की जड़ है, पौधे का तना है या पौधे की पत्तियां हैं, और बहुत ढेर सारे अनडिकम्पोज्ड चीज़ें पड़ी होती हैं जो सबसे ऊपर वाले लेयर में होता है सॉइल के सरफेस की, ये वाली। अब इसके बाद जब ये हम बात करते हैं इसकी और ये वाला लेयर, मतलब एक तो बहुत पतली सी लेयर आप अगर देख पा रहे होंगे, तो एक बहुत पतली सी लेयर तो ये है, तो ये तो हो गया जो मैंने बताया पत्तियाँ वत्तियाँ गिरी रहती हैं। उसके जस्ट बाद ये दूसरी लेयर और ये तीसरी लेयर, जिसको हम ए होराइजन और बी होराइजन कहते हैं। इन्हीं दोनों को एक साथ जब हम बात करते हैं तो सोलम उसको कहते हैं। ए होराइजन और बी होराइजन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, सोलम बनता है। रिगोलिथ क्या होता है, अनकंसोलिडेटेड प्रोडक्ट ऑफ रॉक बाय वेदरिंग। इसमें ए बी और सी तीनों होराइजन जो होते हैं उनको मिला के जब हम बनाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, रिगोलिथ, जिसको हम क्या कहते हैं, रिगोलिथ। रिगोलिथ में ए होराइजन, बी होराइजन और सी होराइजन तीनों होराइजन एक साथ ही कंसीडर करे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रिगोसोल। रिगोसोल क्या होता है, एनी सॉइल ऑफ द एजोनल ऑर्डर विदाउट डिफिनिट जेनेटिक होराइजन। बात समझना, जब कोई एक ऐसी सॉइल होती है जिसके अंदर होराइजन पता ही नहीं चलता है, ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन, पेरेंट मटेरियल, बेड रॉक्स, ये सब जब पता ही नहीं चल पाता है कि कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि सॉइल की जो प्रोफाइल होती है, सॉइल प्रोफाइल आपने पढ़ा भी होगा, मैंने पढ़ाया भी है, इसीलिए जो सॉइल साइंस स्टार्ट हुआ है। तो जब सॉइल के अंदर सॉइल प्रोफाइल कंफर्म ही नहीं होता है कि कहाँ से लेके कहाँ तक की सॉइल किस तरीके की है, तो इनको कंबाइनली क्या हम बोलते हैं, इसको कंबाइनली मिलाकर बोलते हैं रिगोसोल। इसके बाद आगे हम बात करें ऑर्गेनिक सॉइल की। द सॉइल हैविंग एटलीस्ट 20% ऑर्गेनिक मैटर इन लो क्ले कंटेंट सॉइल। लो क्ले कंटेंट सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो, कहने का मतलब ये है ऐसी सॉइल जिसके अंदर क्ले कंटेंट कम हो और ऑर्गेनिक मैटर 20% से ज़्यादा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं मिनरल सॉइल की। सच सॉइल हैज़ यूजुअली लेस देन 20% ऑर्गेनिक मैटर। अगर 20% से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है तो ऑर्गेनिक सॉइल हो जाएगा, अगर 20% से कम ऑर्गेनिक मैटर है तो मिनरल सॉइल हो जाएगा। मिनरल सॉइल आर द बायोकेमिकली एंड फिजिकली वेदर्ड अपर पोर्शन ऑफ द रिगोलिथ। रिगोलिथ का जो अपर पोर्शन होता है उसी के वेदरिंग के बाद बायोकेमिकल वेदरिंग जो होती है और फिजिकल वेदरिंग जो होती है उसी के बाद ये मिनरल सॉइल बनता है, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कम होता है और ये जल्दी ही नई नई सॉइल बनी होती है, इस वजह से इसमें अच्छे से खेती नहीं होती है। लेकिन इसमें जब हम ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, मिलता जाता है, तो अच्छी खेती इसके अंदर हो जाती है। फिलहाल इसमें मिनरल बहुत अच्छा सा होता है। अगला जो पॉइंट है, अगला जो टर्म है, अगला टर्म की अगर हम बात करें तो हमारा अगला टर्म है सॉइल इरेडिबिलिटी फैक्टर। सॉइल इरेडिबिलिटी फैक्टर गिव एस इंडिकेशन of the soil loss
from a unit plot of 22 meter long with a 9% slope under continuous flow, it normally varies from near 0 to about 0.6। सॉइल इरेडिबिलिटी फैक्टर का क्या मतलब होता है? इसको जानने के लिए, इरेडिबिलिटी फैक्टर का जानने के लिए, उसके इंडिकेशन को जानने के लिए हम 9% का एक स्लोप बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? 22 मीटर ऐसे एक लंबा प्लॉट लेंगे, ठीक। अब 9% स्लोप का ये मतलब होता है, एक ध्यान से समझना, 9% का स्लोप का मतलब होता है अगर 100 मीटर हम लंबाई ले लें, ठीक, 100 मीटर की लंबाई ले लें, तो यहाँ पर अगर हम बात करें 9 मीटर अगर कोई चीज़ हो और यहाँ पर 0 हो, तो इतना जो ये वाला जो इस तरीके का जो ढाल बन रहा है, स्लोप, ये वाला जो स्लोप बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? 9% का स्लोप बोलते हैं। 100 मीटर लंबाई थी, एक तरफ 9 मीटर ऊंचाई थी और यहाँ तक आके इस तरीके का बना, तो ये जो ढाल बन रही है इसको हम बोलते हैं 9% का स्लोप। समझ गए? तो इसी तरीके से 22 मीटर लॉन्ग एक प्लॉट ले लो। 100 मीटर मैंने समझा दिया, ये 9% के लिए। अब अगर 22 मीटर है तो कितना ऊंचाई होगी वो आप ऐसे एवरेज लगा के निकाल लेना, अनुपात और समानुपात वाला नियम लगा के। तो 22 मीटर क्या कर लेंगे, एक लंबा प्लॉट ले लेंगे, उसमें अगर 9% का स्लोप लगा देंगे तो उसमें हम इरोजन चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे? हवा से। तेज हवा बहेगी तो कितना इरोजन होगा, पानी बरसेगा तो कितना इरोजन होगा, ओला पड़ेगा तो कितना इरोजन होगा। इस तरीके से हम चेक करते हैं। तो हर सॉइल में इरोडेबिलिटी जो फैक्टर्स होते हैं वो 0 से लेके 0.6% के आसपास मिलते हैं। ये सॉइल टू सॉइल वेरी करता है। तो इसका कुल मिला के मतलब केवल यही है। अब अगला क्या है? सॉइल इरेडिबिलिटी। इट इज द ससेप्टिबिलिटी नेचर ऑफ सॉइल टू इरोजन मोस्टली लेस देन 0.1 मिलीमीटर पार्टिकल्स। कहने का मतलब ये है, सॉइल इरोडेबिलिटी का सबसे पहले मतलब ये समझो कि मान लो कि सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ये छोटा पार्टिकल, ये उससे बड़ा पार्टिकल, ये उससे बड़ा पार्टिकल, ये उससे बड़ा पार्टिकल, ये सबसे बड़ा पार्टिकल। अब मैं कह रहा हूँ कि आप फूंक मार के इन पार्टिकल को उड़ाइए, तो आपकी जो फूंक बन रही है इसको क्या मान लोगे? आप मान लोगे कि हवा बह रही है। अब इसमें से कौन से पार्टिकल को आप आसानी से उड़ा पाओगे? ध्यान से सोचो और बताओ। हाँ, बिल्कुल सही, ये जो सबसे छोटा पार्टिकल है इसको हम हवा मार के अच्छे से उड़ा सकते हैं। तो यानी कि कौन से सॉइल पार्टिकल की इरोडेबिलिटी ज़्यादा होती है? जिसके सॉइल पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं। समझ पा रहे हो? अब सॉइल इरोडेबिलिटी उस सॉइल की ज़्यादा होगी जिसके सॉइल पार्टिकल छोटे होंगे और अलग अलग पड़े होंगे। समझ रहे हो? अलग अलग। ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे तो हैं लेकिन ढेर सारे हैं, आपस में चिपक के बड़ा सा बन गए हैं, ढेला बन गए हैं, तो वो उड़ेगा नहीं। और बड़े बड़े पार्टिकल हैं लेकिन सब अलग अलग पड़े हैं, तब ये उड़ेंगे। इनकी अपेक्षा ये ज़्यादा उड़ेंगे, क्योंकि एग्रीगेट जब हम बात करेंगे तो ये इतना बड़ा बन रहा है और ये सिंगल ही इतना बड़ा बन रहा है, तो मतलब उड़ जाएगा, ये वाला उड़ जाएगा, ये नहीं उड़ेगा। लेकिन अगर हम केवल एक पार्टिकल की बात करें, जो छोटे छोटे पार्टिकल क्ले पार्टिकल्स होते हैं, जब हवा चलती है तो तेज उड़ते हैं। तो अगर हम बात करें कि इरेडिबिलिटी किस सॉइल की ज़्यादा होगी, तो जिस सॉइल के पार्टिकल ज़्यादा उड़ेंगे उस सॉइल की इरेडिबिलिटी ज़्यादा होगी, जिसके सॉइल पार्टिकल कम उड़ेंगे उसकी इरेडिबिलिटी कम होगी। सॉइल इरोजिविटी। अब इरोडिबिलिटी तो समझ गए, सॉइल पार्टिकल की वहाँ बात हो रही थी। अब सॉइल इरोजिविटी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ एजेंट कॉजिंग इरोजन। इरोजन को कॉज करने वाले जो एजेंट होते हैं उनमें कैपेसिटी कितनी होती है। जैसे मान लो कि मैंने हवा के प्रेशर से मिट्टी को उड़ाना शुरू कर दिया और एक बार उतने ही प्रेशर से पानी से मिट्टी को उड़ाना शुरू कर दिया। ध्यान से समझना, यहाँ पर मिट्टी है, मैंने एक बार क्या किया, एक प्रेशर लिया जिसमें हवा का प्रेशर था, उससे मिट्टी को उड़ाया, और दूसरा फिर हमने क्या ले लिया, पानी का प्रेशर ले लिया। ठीक, जैसे कि जहाँ बाइक की धुलाई होती है, बाइक की रिपेयरिंग होती है, सर्विसिंग होती है, वहाँ पर जाएंगे तो आपको दोनों चीज़ें एक साथ ही डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए मिल जाएगी। हवा भरने वाला नोजल लेके चेक कर लीजिए और वहीं बगल में
पानी से धुलने के लिए वो नोजल भी रखा होगा। दोनों को आप चेक कर लीजिए कि मिट्टी पर जब आप मारते हैं तो हवा वाले से ज़्यादा सॉइल उड़ती है, मतलब ज़्यादा उड़ के चली जाती है, या फिर पानी वाले से ज़्यादा सॉइल बह जाती है। तो अगर आप देखेंगे और चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो पानी होता है ये ज़्यादा मिट्टी को बहा ले जाता है। तो सॉइल इरोजिविटी किसकी ज़्यादा होती है? सॉइल इरोजिविटी ज़्यादा होती है पानी की, और कम किसकी होती है? एयर की। वेरी गुड। तो एयर, वाटर और दूसरे जो अलग अलग टाइप के फैक्टर्स हैं, एजेंट हैं, जिनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, उन सभी को हम बोलते हैं सॉइल इरोजिविटी। ठीक। और इरेडिबिलिटी, ये जो इससे जस्ट मैंने पहले पढ़ाया, इरेडिबिलिटी में सॉइल के पार्टिकल्स की बात हो रही थी कि कौन सा पार्टिकल छोटा है या बड़ा है, कौन सा पार्टिकल जल्दी उड़ जाएगा, कौन सा पार्टिकल देर में उड़ेगा। तो जो पार्टिकल जल्दी उड़ जाएगा, थोड़ी सी हवा में उड़ जा रहा है, उसकी इरेडिबिलिटी ज़्यादा है, और जो ज़्यादा हवा पाके भी थोड़ा सा ही उड़ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? इसकी इरेडिबिलिटी कम है। वहीं अगर जो मैं इस बार ये बता रहा हूँ सॉइल इरोजिविटी, इसमें कौन सा फैक्टर है जो ज़्यादा इरोजन करवा रहा है? पानी या फिर हवा या फिर और दूसरे फैक्टर्स, जैसे कि एनिमल से भी होता है, ह्यूमन बीइंग से भी होता है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा किससे होता है? तो ये समझने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप इरेडिबिलिटी और इरोजिविटी आसानी से समझ पाओ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। आगे बात करते हैं सॉइल कोलाइड्स। कोलाइड्स पार्टिकल्स आर जनरली स्मॉलर देन 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। सॉइल जो कोलाइड्स होते हैं ये जनरली कितना होते हैं? 1 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं। 1 माइक्रोमीटर से छोटे डायमीटर का जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं सॉइल कोलाइड्स। कोलाइडियल जो सॉल्यूशन होता है उसमें जो साइज पार्टिकल होता है 10⁻⁻⁻6 टू 10⁻⁻9। कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझना, 10⁻⁻6 का मतलब होता है 1 माइक्रोमीटर, और 9 का मतलब होता है नैनोमीटर। समझ गए? 1 माइक्रोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर के आसपास के जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, ये सॉइल के अंदर के जो साइज की चीज़ें होती हैं वो ही मिला के बनाते हैं कोलाइडियल सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगली वीडियो से स्टार्ट होगा हार्टिकल्चर। मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मोटिवेशन बढ़ेगा, तो मैं रोज़ और वीडियो लाने का प्रयास करता रहूँगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।